अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम प्रॉब्लम 30 अब करेंगे, प्रिपरेटरी प्रॉब्लम आईको 53 2021। और ये प्रॉब्लम जो है बेसिकली ये पॉलीमर केमिस्ट्री से मुताल्लिक है और इसका टाइटल आपको नज़र आ रहा है, सिंथेसिस एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ पॉलीमर्स। थोड़ा सा तारुफ किया पॉलीमर्स का, पढ़ लेते हैं। पॉलीमर्स दैट कंटेन सीसी based main chains are often synthesized by chain polymerization of vinyl monomer। ये स्पीशी विनाइल कहलाएगी। CH कार्बन, CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, यानी ये R2 और R1 जो है रेड और ब्लू में ये विनाइल पोजीशन पे मौजूद है। ये जब पॉलीमराइज होते रहेंगे यानी डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, बीच में नया बॉन्ड जो बनेगा वो इस बाई बॉन्ड से बनेगा और ये सो ऑन ऑल्टरनेट चलता रहेगा। ये पॉलीमर एंड नंबर्स ऑफ मोनोमर्स है, कितने मोनोमर्स होते हैं। तो ये एक जिगजैग फॉर्मेट जो है वो अडॉप्ट कर लेगा और जब जिगजैग फॉर्मेट अडॉप्ट करेगा तो अगर R1 जो भी हो व्हाटएवर सेम साइड पे आता है, यानी हर दफा एक ही सेम साइड से मतलब है या तो अबव द प्लेन आता है या बिलो द प्लेन आता है, सेम ओरिएंटेशन होती है, तो उस केस में हम उस पॉलीमर को आइसोटेक्टिक कहेंगे। आइसोटेक्टिक बेसिकली ये इसकी ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है पॉलीमर की, ठीक है। और अगर यही R1 अभी मैं दिखाऊंगा नीचे एग्जाम्पल ऑल्टरनेट आता है, यानी जिगजैग में जब फॉर्म में जब कन्वर्ट किया, एक दफा ऊपर अगला वाला नीचे, जो इसकी ओरिएंटेशन है अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन आती है, तो हम इसको सिंडियोटेक्टिक पॉलीमर्स कहते हैं, ठीक है। तो दो टाइप्स की ओरिएंटेशन होती है, एक आइसोटेक्टिक और एक सिंडियोटेक्टिक। ये देखें आइसोटेक्टिक में क्या है, देखें रेड वाले R1 है, जब हम हमारे मोनोमर्स जो है ये पॉलीमराइज हुए तो इसमें जैसे ये R1 है रेड वाला, ये अबव द प्लेन है, दोबारा अबव द प्लेन आ रहा है, फिर दोबारा अबव द प्लेन, फिर दोबारा, यानी हर दफा अबव द प्लेन आ रहा है, सेम साइड पे आ रहा है या बिलो द प्लेन होता है व्हाटएवर। तो हम ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को आइसोटेक्टिक कहते हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री में ये इस्तेमाल होती है टर्मिनोलॉजी। और अगर ये ऑल्टरनेट आ रही होती, मिसाल के तौर पे R1 अबव है, अगली बारी में R1 बिलो है, फिर अगली बारी में R1 अबव है, ये रहा अबव, फिर अगली बारी में बिलो, तो हम इसको सिंडियोटेक्टिक कहते हैं। तो ये दो टाइप्स की ओरिएंटेशन होती हैं, याद रखिएगा, आइसोटेक्टिक सिंडियोटेक्टिक। ये किसी एक को ही कंपेयर करने को होगी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बोले सर यहाँ पे भी तो R1 अबव है और यहाँ पे R2 अबव हो गया, फिर R1 अबव फिर R2, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप किसी एक ब्रांच को पकड़ें और उसके रिलेटिवली देखें कि वो बार बार अबव द प्लेन या बिलो, यानी सेम साइड पे आ रही है या ऑल्टरनेट आ रही है, दैट्स इट। अच्छा, तीसरी भी होती है, इसको ए टेक्टिक कहा जाता है। ए टेक्टिक में होता है रैंडम, यानी ये फिर पैटर्न नहीं होता अबव का या अबव बिलो का, वो फिर रैंडम है, यानी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है 2 दफा अबव आया R1, फिर 1 दफा बिलो, फिर 3 दफा अबव, फिर 5 दफा बिलो, यानी ना ऑल्टरनेट होगा ना सेम फेस पे होगा, वो कहलाता है ए टेक्टिक। ये 3 कॉन्फ़िगरेशन होती है पॉलीमर्स की। हैव यू गॉट इट? यस सर। ठीक है, ये तो बात हो गई, इससे खत्म। अब ये कह रहे हैं कि अगर R1 मैथिल हो और R2 ये वाला ग्रुप हो, तो हम इस पॉलीमर को कहेंगे पॉली मैथिल मिथाक्राइलेट, PMMA, ठीक है। क्या मतलब, ये चीज, ये मोनोमर है, R1 की जगह CH3 कर दिया, मैथिल कर दिया, और R2 की जगह कार्बोनाइल और OCH3 कर दिया, तो हम इसको पॉली मैथिल मिथाक्राइलेट कहेंगे। पॉली तो इसलिए कह रहे हैं कि इनकी वजह से मैनी, मैथिल क्या है, ये वाला मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। और ये जो मिथाक्राइलेट है ये क्यों कह रहे हैं मैं बताता हूँ आपको। इसके लिए आपको पहले एक्राइलिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब बात आगे बढ़ेगी। ये आप जानते हैं ये कौन सा एसिड है, ये वाला, जल्दी से बताइए। प्रोपेनोइक एसिड, ये है एक्राइलिक एसिड, अब जो बनाया मैंने, ठीक है, एक्राइलिक एसिड। अच्छा, और इसी का अगर मैं ईस्टर बना दूं, ये कहलाएगा मिथाइल एक्राइलेट। क्या ख्याल है ना, ये तो इसका ईस्टर हो जाएगा, ये कहलाएगा मिथाइल एक्राइलेट, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या किया, एक जगह फिर मिथाइल लगा दिया यहाँ पे,
उनकी मर्जी भाई, इन्होंने लगा दिया, तो 2 मिथाइल मिथाइल एक्राइलेट हो गया। तो ये चीज है बेसिकली, ये जो इन्होंने यहाँ बनाया है ना, ये चीज है, ये रहा मोनोमर, यानी कार्बोनाइल इधर OMe है, ये रहा जो मैंने बनाया है, और आगे C के साथ Me लगा हुआ और CH2 यूनिट लगा हुआ है। इट्स 100% लाइक दिस, ये ऐसा ही है, ठीक है। तो ये मिथाइल एक्राइलेट मोनोमर है, 2 मिथाइल एक्राइलेट, और वो पॉलीमराइज हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर मिथाइल को R1 कह रहे हैं और इस कार्बोनाइल OMe को R2 कह रहे हैं, इनकी मर्जी, यहाँ लिखा हुआ है। तो ये मिथाइल अगर हर दफा अबव द प्लेन आए या बिलो द प्लेन आए तो ये आइसोटेक्टिक पॉलीमिथाइल एक्राइलेट कहलाएगा, और अगर अल्टरनेट आता है मिथाइल तो फिर ये सिंडियोटेक्टिक पॉलीमिथाइल मिथाइल एक्राइलेट कहलाएगा, ठीक है। ये तो हो गई थ्योरी, अभी तक क्वेश्चन शुरू नहीं हुए। और इन्होंने ये भी लिखा है कि यही मोनोमर है जो कभी आइसोटेक्टिक पैटर्न में पॉलीमराइज हो सकता है और कभी सिंडियोटेक्टिक पैटर्न में पॉलीमराइज हो सकता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। इन कंडीशंस के ऊपर ये सब्जेक्ट करेगा। कौन सी कंडीशंस? ए और बी। ए कंडीशन ये है, यानी अगर आप ये कंडीशन यूज करेंगे तो ये आपका यानी मिथाइल, ये तो मिथाइल मिथाइल एक्राइलेट है, अगर आप कंडीशन ए से ट्रीट करेंगे तो आपको आइसोटेक्टिकली पॉलीमराइज होके मिलेगा, अगर आप कंडीशन बी से ट्रीट करेंगे तो आपको सिंडियोटेक्टिकली पॉलीमराइज होके मिलेगा। अब हमें इस कंडीशंस के बारे में उन्होंने तफसील से नहीं बताया, सिर्फ ये कहा है कि अगर आप सिलिकॉन यूज करते हैं, ट्राईमिथाइल सिलिकॉन और फिर ऑक्सी एनाइन है लिथियम के साथ, लिथियम सॉल्ट है, तो आपका कंडीशन ए में जाएगा, यानी सिंडियोटेक्टिक एटेक्टिक सॉरी आइसोटेक्टिक बनेगा। और अगर आपने एल्यूमिनियम यूज किया, ट्राईथाइल एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स, तो फिर आपका ट्राईथाइल एल्यूमिनियम तो आपका सिंडियोटेक्टिक पैटर्न में जाएगा। खैर, हम अपने काम की बात पे आते हैं। ये प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रा दिया हुआ है आइसोटेक्टिक और सिंडियोटेक्टिक का। आप बस आइसोटेक्टिक से बात समझ जाइए कि मिथाइल सेम साइड पे आ रहा है, और सिंडियोटेक्टिक का क्या मतलब है, मिथाइल अल्टरनेट आ रहा है, ठीक है। अब आए इस पे, दो स्पेक्ट्रा दिए हुए हैं ए और बी, यकीनन एक आइसोटेक्टिक PMMA का है और एक सिंडियोटेक्टिक PMMA का है। ये हमसे पूछा है कि कौन सा आइसोटेक्टिक PMMA है और कौन सा सिंडियोटेक्टिक, ये क्वेश्चन 2 है। इन फिगर 1 विच NMR स्पेक्ट्रम बिलोंग्स टू आइसोटेक्टिक PMMA, ए और बी। मतलब अगर मैं आपको ऐसी रैंडम बता रहा हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि ए जो है वो आइसोटेक्टिक का है जो उन्होंने पूछा है, तो यकीनन बी सिंडियोटेक्टिक हो जाएगा, बात घुमा के वही आ जाएगी। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि इस फिगर के अंदर हमें ABC को असाइन करना है, यानी ये जो कह रहे हैं ना A, B और C, ये सिग्नल्स आ रहे हैं प्रोटॉन के, ये कौन सा किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, यानी यहां से हमें पता चलेगी बात कि ये जो 3 टाइप्स के प्रोटॉन है इसके अंदर, ये और ये किस तरह हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। अब ये तो है क्वेश्चन, मैं आपको समझाता हूं। इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा कैमड्रॉ में, ताकि मैं वहां से इसको कॉपी कर लूं। सॉरी, मैं इसको मिनिमाइज करता हूं, यहाँ से पूरा लेते हैं ताकि आपको अच्छा यूं करके हम लिख देते हैं ताकि ये अच्छा। आर यू देयर स्टूडेंट्स? यस सर। अच्छा, पहले तो आप एक चीज समझें, प्रोटॉन NMR जो होती है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, उसका काम क्या होता है, वो टाइप्स ऑफ प्रोटॉन बताती है, यानी वो ये बताती है कि मॉलिक्यूल्स में कितने टाइप्स के प्रोटॉन मौजूद हैं, टाइप्स के। मिसाल के तौर पे बेंजीन मॉलिक्यूल में टोटल कितने प्रोटॉन है, टोटल 6, लेकिन टाइप कितनी है, 1। क्योंकि सारे एक जैसे ही हैं, 1 टाइप के। अच्छा, 1-2 और प्रैक्टिस करते हैं फिर इस पे आ जाएंगे। ये है ब्यूटेन, इसमें कितने टाइप के मॉलिक्यूल प्रोटॉन्स हैं सर 2 टाइप्स के। 2 टाइप्स के, वेरी गुड। कैसे पता?
सर एक CH3 वाला जो टर्मिनल्स पे है और जो मिड पे है CH2 वाले वो है। एक मिथाइल और एक मिथाइलिन। वेरी गुड, मिथाइल और मिथाइलिन है ये, क्योंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है इसलिए 2 टाइप्स के। लेकिन अगर मैं इसी में एक ब्रांच लगा दूं, मतलब मैं ऐसा कर दूं, अब कितने टाइप के? सर अभी भी 2 सर टाइप्स के 3 टाइप्स के हैं। ना ना 2 टाइप्स के ही हैं। 4 टाइप्स के, सर 4 टाइप्स के, 4 कैसे? ओ अच्छा CH CH2 CH3 एक ये रहा, सर फिर भी 3 ही होंगे। नहीं नहीं, एक ये रहा, 1 2 3, अब ये जो 2 बच गए ना, ये दोनों एक ही टाइप के हैं, यानी ये और ये एक ही टाइप का है, इसलिए 4 टाइप्स हो गए। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही? यस सर आ रही है। आ रही है। और प्रैक्टिस करते हैं, आखिरी प्रैक्टिस, एक और ब्रांच लगा दें इसमें, यहां पे। अब कितने टाइप के हैं? सर 2 टाइप्स के हैं। 2 टाइप्स 2 टाइप्स के के। हैं। वेरी गुड, शाबाश, 2 टाइप्स के। क्योंकि मैं जस्टिफाई करता हूं, चारों मिथाइल एक ही टाइप्स के, और ये जो दोनों मिथाइन्स हैं CH, ये एक टाइप के, ठीक है। अच्छा, अब आए इसके ऊपर, इसकी कितने टाइप्स हैं? सर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन। 3 टाइप्स के। बाकी लोग एग्री करते हैं 3 टाइप्स के हैं? सर 4 टाइप्स के नहीं होंगे, बीच में एक CH भी तो नहीं है ना? नहीं ठीक है 3 है 3। जी सर। ठीक है, चलें, ये 3 टाइप्स के हो गए। तो अब यही कंपाउंड मिथाइल मिथाइल एक्रेलेट को जब सब्जेक्ट किया गया प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से, तो ये आ गया ABC। A मतलब कोई एक पर्टिकुलर टाइप है, B भी कोई टाइप है, C भी कोई टाइप है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ पीक आ रही है एक और, ये ABC नहीं है, ये EMS की है। सॉल्वेंट की पीक है, ठीक है। यानी इस पर्टिकुलर केस में ये इसकी पीक है, नाइट्रोमीथेन है ये, जो कि ड्यूटेरेटेड फॉर्म में है। ये CH3NO2 अगर थोड़ा सा कंपोनेंट बच गया होगा, क्योंकि हमने इसको ड्यूटेरेट किया है, तो उसकी पीक है। बहरहाल हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब सवाल ये है कि इनमें से A कौन सी होगी, इन 3 में से? सर जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कार्बन अटैच होगा उसकी वाली। वेरी गुड, शाबाश। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है, जिसके साथ CH3 लगा हुआ है, मिथॉक्सी, ठीक है। ये जो मिथॉक्सी है, ये सबसे ज्यादा डी शील्डेड है। डी शील्ड का मतलब है जो हायर वैल्यू देगा ppm के अंदर, सबसे ज्यादा डी शील्डेड है। ये A होगा। इसके जो प्रोटॉन होंगे वो कौन से टाइप के होंगे? A। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये जो H है, ये ऑक्सीजन के साथ करीब है, मतलब ये H उस कार्बन से अटैच है जो कि ऑक्सीजन से कनेक्टेड है डायरेक्टली। तो ये A दोनों जगह पे जो है वो मिथॉक्सी वाला प्रोटॉन है, ठीक है। अब बच गया ये 2, इनमें से कोई एक B है, कोई एक C है। इसका फैसला कैसे करेंगे? डबल बॉन्ड से सर। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। एक तो हाँ, वेरी गुड, ये है कि आप बोले कि सर ये डबल बॉन्ड, लेकिन डबल बॉन्ड तो ये अभी है, मतलब ये तो मोनोमर है ना, जबकि एक्चुअल में तो ये पॉलीमर है। मतलब सर हम देखेंगे कि कार्बन कितने एडजेसेंट कार्बन से कनेक्टेड, उसमें +1 करके, और फिर जितना एरिया जिसका सबसे ज्यादा होगा उसकी कम पीक होगी। एग्जैक्टली। लेकिन मैं भी एक जवाब दे रहा हूँ उनकी बात का कि ये कह रहे हैं कि सर एक डबल बॉन्ड से कनेक्ट है, वो तो मोनोमर की सूरत में कनेक्ट है ना, जबकि ये मोनोमर थोड़ी है, ये तो पॉलीमर है। पॉलीमर के उन्होंने तो पिक्चर दिखाई नहीं है, इन्होंने ये दिखाई है ना, सॉरी, ये रहा। बेसिकली हमें तो इसमें से बताना है, ठीक है ना, मतलब इसमें सब आपको आइडेंटिफाई करना है। यूँ कह लें मुझे, इसमें से जब इसमें से करना है तो A आपने इसको कह दिया, बिल्कुल सही कहा है, ठीक है। अब ये इसके ऊपर कैसे आएगा, पता नहीं कैसे आएगा, F3। चलें छोड़े, ये इसके ऊपर नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इसको ऐसा पिक्चर लिया है, तो ठीक है, चलें, खैर ये है, मैं ऐसा दिखा रहा था, यूं कर देते हैं, ठीक है। तो ये A तो ये हो गया। अब B और C देखें, एक CH2 है, एक CH3 है। सर हम पीक के नीचे का एरिया देख सकते हैं, उससे पता चल बिल्कुल, जाएगा कितने हाँ। प्रोटॉन्स हैं। तो अब देखें ना, ये वैसे ही आपको नजर आ रहा है, B का भी एरिया कम है, C का ज्यादा है।
तो सी आप CH3 के लिए रिजर्व कर लें और ये इसके लिए कर लें। क्या ख्याल है, ऐसा नहीं हो सकता? यानी ये जो यस सर, हो ज्यादा वाला है ये सी के लिए रख लेते हैं, ये तो सीधा सीधा शॉर्टकट हो जाएगा हमारा। किसी को डाउट है तो बताएं मुझे, इसको क्या कहते हैं? बी, इसको क्या कह रहे थे हम? बी कह रहे थे। एक तरीका तो सीधा सीधा ये है। क्या ख्याल है, कोई मसला है क्या इसमें? यानी हमने पीक एरिया पे डिसाइड कर लिया बी और सी। CH3 में 3 हाइड्रोजन हैं, CH2 में 2 हैं, 2 का पीक एरिया कम होगा, 3 का ज्यादा होगा। तो ये प्रोटॉन C है, यानी ये मिथाइल है, ये मिथाइलिन है, CH2 है, और ये मिथॉक्सी है। तो खैर अलग ही पहचान में आ रहा था। एक तरीका तो ये है। दूसरा एक और तरीका है, वो ये कि ये CH3 तो देखिए फ्री फॉर्म में मौजूद है, यानी ये हर दफा जब पॉलीमर आप बनाते रहेंगे, क्योंकि CH3 R1 है, मतलब ना इनके फॉर्मूले के मुताबिक ये रहा R1, तो ये CH3 तो अलग अलग चलता रहेगा। लेकिन जो CH2 है ये कनेक्टेड है आगे, ठीक है ना, ये आगे कनेक्टेड है, फिर आगे से, इसका मतलब है कि ये जो है हर दफा 2-2 यूनिट्स के साथ चलता रहेगा, जिस तरह ये 3 के साथ चल रहा है। तो बहरहाल पीक एरिया से ही हम इसको निकाल लेंगे, आप किसी और साइंस में हम जाते ही नहीं। तो कोई क्यूरी है आपको इस पार्ट में? कहाँ था पार्ट भी मिस हो गया। पीक एरिया की बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं ना? यस सर। इन्होंने लिखा हुआ भी है। तो हमने प्रोटॉन असाइन कर लिए, अब दूसरा पार्ट करते हैं। यानी हमने क्या प्रोटॉन असाइन किए? ए किसको जाहिर कर रहा है? मिथॉक्सी वाले प्रोटॉन को। बी किसको जाहिर कर रहा है? CH2 वाले को। CH2। और सी किसको कर रहा है? उस मिथाइल को जिसको हमने R1 कहा हुआ है, इस वाले को। ठीक है, अच्छा अब आ जाएं अगले पार्ट पे। ये कह रहे हैं इनमें से हमें बताना है कौन सा ए है कौन सा बी, यानी आइसोटेक्टिक कौन सा है, सिंडियोटेक्टिक कौन सा है, यूं कह रहे हैं आप इसको। क्या ख्याल है, कुछ पॉसिबल है बताना आपके लिए? सर ऑप्शन ए वाला शायद आइसोटेक्टिक होगा। कैसे कैसे कह सकती हैं आप, मुझे एक्सप्लेन करें। सर जो ऑप्शन बी वाला है उसमें पीक्स जो है वो स्प्लिट हुई नहीं है, लेकिन जो CH2 है उसके साथ तो कोई प्रोटॉन, मतलब नेबरिंग एटम के साथ तो कोई प्रोटॉन लगा हुआ ही नहीं है, तो पीक्स स्प्लिट कैसे हो रही हैं यहाँ पे? इस्माइल आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी इस्माइल, आर यू विद अस? यस सर। सर मे बी ए वाले में पीक एरिया जो है वो ज्यादा है, तो इसलिए उसको आइसोटेक्टिक में करेंगे। ये कह रहे हैं आइसोटेक्टिक कौन सा है, यानी ए है या बी है? सवाल ये, मैं सवाल ही भूल गया था, इन द मीन बाय क्वेश्चन पढ़ रहा था। आइसोटेक्टिक ये ए है या बी है, ये सवाल है ना। सर पीक एरिया तो सबसे ज्यादा बी का नहीं है, उसकी पीक यहाँ पे पीक एरिया की बात नहीं होगी। देखिए पीक एरिया तो दोनों में बराबर है ना, यहाँ पे बात है ओरिएंटेशन की। ये सवाल है, असल में मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, सॉरी, उस वक्त गौर से देखें। आप अगर बी, क्योंकि इसमें बी ही चेंज हो रहा है ना दोनों केसेस के अंदर, बी स्प्लिट हो रहा है। बी है क्या? CH2 है। अच्छा, यानी इस फॉर्मूले के मुताबिक बी क्या है? R2 है। R2 ऐसी है ना। यहां अगर हम देखें, इन्होंने बी को क्या डिफाइन किया हुआ? बी को कहा हुआ R2, नहीं सॉरी, नहीं सर, बी हाँ सर वो CH2 है, वो जो लिंकर है दरमियान में। हाँ लिंकर है, लिंकर, सॉरी मैं मिस्टेक। तो R1 CH3 है और बी कार्बोनाइल OMe है, ये CH2 तो कॉमन है। लेकिन ये देखें कि इस वाले केस के अंदर मिथाइल जो है CH3 वो एक ही फेस पे आ रहे हैं सारे, R1, जबकि इसमें ऑल्टरनेट आ रहे हैं। तो इसका मतलब है इस केस में जो है वो स्प्लिट कर रहा है, ठीक है। बी जो है वो स्प्लिट कर रहा है किस केस में? आइसोटेक्टिक के केस में। कैसे पता हमें? ये CH2 जो है, ये CH2
ये R1 के साथ, मतलब मैं अगर यार स्ट्रक्चर ढूंढ रहा था, ये रहा स्ट्रक्चर, ये देखें CH2 जो है, अगर ये सिंडियोटैक्टिक होगा, एक मिनट रुक जाए, मुझे होल्ड करें, 2D, एक मिनट दें मुझे, मैं ऐसे में इस क्वेश्चन को दोबारा देख लूं दफा। इसमें से आइसोटैक्टिक कौन सा है, ठीक है, और आइसोटैक्टिक का मतलब है सेम साइड पे मूव। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा आंसर है इसका बी। नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। आंसर है बी, यानी इसमें से जो स्पेक्ट्रम बी है वो आइसोटेक्टिक है। ये हमें कैसे पता है ये बात? नाउ लेट मी टेल यू। दोनों CH2 हैं, कॉमन बात है, लेकिन ये वाला जो CH2 है ये स्प्लिट करेगा, या उल्टा कहते हैं, चले हम सिंडियोटैक्टिक की बात करते हैं, ये वाला बी स्प्लिट नहीं करेगा सिंडियोटैक्टिक के केस में। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके अंदर एक दफा मिथाइल अबव है, एक दफा मिथाइल बिलो, यानी सेम इन्फ्लुएंस है, ये चीज ऑल्टरनेट चलती रहेगी। इसकी रिस्पेक्ट से जो मिथाइल है लेफ्ट हैंड पे वो अबव है, राइट हैंड पे बिलो है, फिर इसकी रिस्पेक्ट से बिलो अबव, यानी अबव बिलो जो है ना वो नलीफाई कर रहा है इफेक्ट, वो कॉमन इफेक्ट चल रहा है। जबकि इस वाले केस में जो CH2 है इसमें मिथाइल जो है वो अबव है, तो एक साइड पे वो चल रहा है, एक साइड पे नहीं चल रहा। तो जहां पे वो चल रहा है वो वहां से स्प्लिट करेगा, क्योंकि ये इसमें ये होता है कि प्रोटॉन के नेबर में प्रोटॉन होता है तो वो उससे स्प्लिट कर जाता है N+1 रूल। और जहां पे नहीं है, यानी पीछे की तरफ जो मैं बैक साइड है इसकी, वहां पे नहीं है, तो वहां से स्प्लिट नहीं करेगा। तो यहाँ पे सेम इन्फ्लुएंस है, यानी एक नेबर लेफ्ट वाला अबव है, राइट वाला बिलो है, लेफ्ट वाला बिलो है, राइट वाला अबव है, सो ऑन। तो ये कंटिन्यूटी के साथ एक ही पैटर्न है। तो इस वाले में स्प्लिट जो है ना वो नहीं होगा, सिंडियोटैक्टिक वाला है ए। लेकिन आइसोटैक्टिक में क्या है, दोनों तरफ जो है ना मिथाइल वो एक ही साइड पर रहेंगे, या तो अबव है या बिलो। इस केस में अबव है, तो जो बिलो वाला केस है वहां से स्प्लिट नहीं करेगा, लेकिन अबव वाले केस से स्प्लिट कर जाएगा। तो दैट इज वाई आइसोटैक्टिक जो आपका पैटर्न है वो स्प्लिट वाला होगा, यानी स्पेक्ट्रम बी जो है वो आइसोटैक्टिक होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में मुश्किल था मुझे, लेकिन बहरहाल आपकी कुछ बात समझ में आ रही? पहले तो मुझे ये बताया, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। एक्सक्यूज मी सर। जी सर जी। इसमें जो मिथाइल है वो CH2 के नेबरिंग तो नहीं है कि हम नहीं मतलब N+1 वाला देखिए, लगाएंगे? हाँ मैं बताता हूँ, एक मिनट रुको, सॉरी। मिथाइल एग्जैक्टली नेबर नहीं है, नेबरिंग में तो वही इक्वल फासला है, यानी यहाँ पे भी बराबर से बराबर में मिथाइल है, यहाँ से भी बराबर से बराबर में मिथाइल है। लेकिन स्पेस के अंदर जो ओरिएंटेशन है ना वो भी तो मैटर करेगी ना। वो इसलिए मैटर करेगी कि यहाँ से मिथाइल अबव द प्लेन है और यहाँ से भी अबव द प्लेन है। तो जब दो मिथाइल, आपको पता है मिथाइल होता है CH3, तो यानी एक H इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, इसका भी ऐसी है, एक H इधर, एक इधर, एक इधर। तो यहाँ पे H जो है वो ज्यादा मौजूद है करीब में, जबकि यहाँ पे एक तरफ से मिथाइल अबव है और एक तरफ से पीछे, तो वो इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। जबकि इसमें कैंसिल नहीं होगा, इसमें दोनों सेम फेस पर होंगे, तो ये उसका इन्फ्लुएंस ले रहे हैं। यानी ये बिल्कुल एडजेसेंट का नेबरिंग एटम का नहीं ले रहे, ये स्पेस वाले का इन्फ्लुएंस ले रहे हैं। क्योंकि डिफरिंग पॉइंट यही है ना, देखें जो स्पेसिंग है वो तो बराबर है, मतलब अगर आप बॉन्ड गिन के स्पेस कर रहे हो तो बराबर है दोनों केसेस में। तो अनकॉमन बात क्या है? अनकॉमन बात यह है कि इस मिथिलीन में, इस वाले में दोनों मिथाइल सेम फेस पे आ रहे हैं, और इस मिथिलीन में एक मिथाइल अबव है, एक बिलो है, सो ऑन, ये पैटर्न चलता रहेगा। तो जब दोनों मिथाइल एक ही फेस पे आ रहे हैं तो वहां से जाहिर सी बात है स्प्लिट कर जाएगा। बेसिकली ये डिफ्यूज हो रहा है यहाँ से। ये ऐसा नहीं है कि आप वाले जी बोले सॉरी यस सर, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि ये वैसा नहीं है कि आप इसको बोले कि सर इसके बराबर में इतने 2 प्रोटॉन है तो ट्रिपलेट हो जाएगा, 3 है तो क्वार्टेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये चूंकि थ्रू स्पेस अगर हम बात करें तो इस CH2 को जो इन्फ्लुएंस मिल रहा है, जो इन्वायरमेंट मिल रहा है, उसमें दोनों मिथाइल सेम फेस पे आ रहे हैं। जबकि इस CH2 को जो इन्वायरमेंट मिल रहा है उसमें एक मिथाइल अबव आ रहा है, एक मिथाइल बिलो आ रहा है। तो जब दो मिथाइल या इथाइल भी होते, जब सेम फेस पे आ रहे हैं, यानी एक ही के इन्फ्लुएंस पे आ रहे हैं,
तो फिर वहां से ये एक स्प्लिटिंग आई है। ये वो वाली स्प्लिटिंग नहीं है जो n+1 रूल वाली होती है। सर सही है, थैंक यू। ठीक है, वेलकम। सर स्प्लिटिंग होती है जब सेम फेस पर आते हैं? देखिए नहीं, स्प्लिटिंग एक्चुअल जो स्प्लिटिंग होती है उसको हम n+1 रूल कहते हैं। वो तो होती यही है कि बराबर में कितने प्रोटॉन है। या वैसे में इसकी पूरी थ्योरी है जो मैंने नहीं पढ़ाई है आपको NMR की, वो ये होता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड से आप गुजारते हैं न्यूक्लियस को ना, तो जो क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है वो टाइनी मैग्नेट होता है। कोई भी चार्ज स्पीशी अगर स्पिन करती है, रोटेट करती है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। तो न्यूक्लियस की एक अपनी एक छोटी सी टाइनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। और जब आप बाहर वाली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसको देते हैं तो दो बातें होती हैं, या तो वो उसके साथ अलाइन कर जाता है या नहीं करता है, अलाइन विथ या अलाइन अगेंस्ट। ठीक है, तो उसकी वजह से ना वो स्प्लिट होना शुरू हो जाता है, यानी कुछ उसके साथ चले जाते हैं, कुछ उसके अगेंस्ट चले जाते हैं। ठीक है, तो अब होता यह है कि इसमें हम लगाते हैं प्रोबेबिलिटी कि अगर फर्ज करें किसी प्रोटॉन जो कि अंडर इन्फ्लुएंस है उसके बराबर में एक प्रोटॉन है, मैं मिसाल दे रहा हूं, तो वो डबलेट देगा। क्यों डबलेट देगा? क्योंकि एक दफा वो उसके साथ अलाइन होगा, एक दफा उसके साथ नहीं होगा। तो n+1 रूल के मुताबिक उसकी 2 पिक्स आएंगे, डबलेट। और अगर बराबर में 2 प्रोटॉन है तो ट्रिपलेट, 3 है तो 4, n+1 आती है। लेकिन वो स्प्लिटिंग जो होती है वो नेबरिंग प्रोटॉन्स की तादाद की बुनियाद पे होती है। लेकिन यहाँ पे नेबरिंग प्रोटॉन बराबर है, यहाँ पे आ रहा है थ्रू स्पेस, क्योंकि दोनों मिथाइल सेम फेस पे आ रहे हैं, तो उसकी वजह से ये पीड्स थोड़ी डिफ्यूज हो रही हैं। तो ये भी तो बहरहाल कुछ इन्फ्लुएंस देगा ना, ये वो वाली यूज की गई है। ठीक है, यानी कि वो नलिफाई हो जाएगा। जी जी, मैंने 1 और 2 आपको करा लिया है। अब मैं आपको ये 5th और करा देता हूँ, ये वाला 6th, सॉरी 6ठा। ये कहते हैं कि ये एक अलग से सवाल समझ लें कि ये एक द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑब्टेन्ड पॉलीमर इज डिफरेंट व्हेन NaOH डालेंगे तो कुछ बनेगा, BF3 डालेंगे तो कुछ बनेगा। NaOH ऐड करते हैं तो एनायनिक पॉलीमराइजेशन कहलाएगी, और BF3 आपको पता है लुईस एसिड होता है, तो इसलिए वो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन कहलाएगी। तो आपको ये बताना ये है कि ये अगर आप NaOH ऐड करते हैं इस पॉलीमर मोनोमर में पॉलीमराइज करने के लिए, तो आपको कौन सा वाला पॉलीमर मिलेगा ABCD में से। और अगर आप BF3 यूज करते हैं, यानी आप BF3 यूज करते हैं, तो आपको कौन सा वाला मिलेगा। यानी 1 का जवाब या तो ABCD है या 2 का जवाब ABCD है। तो ये इसके लिए कॉन्सेप्ट आपका वही है, इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग। इफ यू रिकॉल, हमने पढ़ा था कि बेसिक मीडियम के अंदर जो इपॉक्साइड खुलता है वो लेस हिंडर्ड साइड से खुलता है। यानी NaOH जो है वो या तो यहां से अटैक करके रिंग ओपन करेगा या यहां से अटैक करके रिंग ओपन करेगा। लेकिन NaOH यहां से रिंग ओपन, सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा, इस CH2 पर अटैक करेगा और ये CO बॉन्ड तोड़ देगा। जबकि अगर एसिडिक मीडियम होता, अगर आपको याद हो इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग एसिडिक मीडियम में वो ये होती थी कि ये पहले प्रोटोनेट होता था और फिर वाटर मोर हिंडर साइड से आता था। तो यहाँ पे तकरीबन उस जैसा ही काम है कि BF3 है, ये O के साथ पहले कॉम्प्लेक्स कर लेगा और फिर वाटर मोर हिंडर साइड से आएगा। तो अभी चले आसान काम करते हैं। हम ये बोलते हैं कि ये एक आपका इपॉक्साइड है, मिथाइल इपॉक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करोगे तो कहाँ से खुलेगा वो, यहाँ से या यहाँ से? लेस हिंडर्ड साइड से। तो खोल दें। NaOH ने यहाँ अटैक किया, ये CO बॉन्ड क्लीव कर गया। तो अब फिर ये चीज पॉलीमराइज होना शुरू हो जाएगी। तो आपको ABCD में से क्या आंसर लगता है अगर आप NaOH यूज करते हैं? यकीनन ये तो हो नहीं सकता A। क्यों नहीं हो सकता, मैं जवाब देता हूँ। जब OH ने इस कार्बन पे अटैक किया तो ये CO बॉन्ड टूटा है, यानी ये OH बन गया है। तो इस कार्बन पे एक मिथाइल है और एक OH है, ठीक है। और यकीनन वही OH आगे चल के पॉलीमराइज कर रहा होगा। तो मकसद कहने का ये कि मिथाइल ब्रांच में होना जरूरी है, यानी मिथाइल की ब्रांचिंग तो होगी। तो इसलिए A तो हो नहीं सकता, क्योंकि A में तो उन्होंने कोई ब्रांचिंग दिखाई नहीं है। समझ में आ रही है बात? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो A तो काट दें। अब BCD में से कोई जवाब है। अच्छा, B होगा या C होगा, ये आपको देखना है। सर BS के केस में कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज नहीं होती। वेरी गुड। C नहीं हो सकता, फिर B ही हो सकता है, क्योंकि मिथाइल अबव द प्लेन था, वो अभी भी अबव द प्लेन है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड ने तो इस कार्बन पे अटैक किया है, इस वाले लेस हिंडर्ड साइड पे। अगर आप C लेते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन उल्टी हो जाएगी, मिथाइल अबव से बिलो हो जाएगा। तो इसलिए C नहीं हो सकता। आंसर क्या है? B। तो 1 का आंसर क्या हो गया? B। ठीक है,
2 का बताइए। अगर एसिडिक मीडियम हो, यानी BF3 पहले कॉम्प्लेक्स करे और फिर वाटर अटैक करे, तो फिर यहां से खुलेगा। तो उस केस में क्या होगा? ए तो देखिए किसी सूरत नहीं होगा, ब्रांच तो बन नहीं सकती है, और सी भी, बी भी नहीं होगा क्योंकि बी आपने इसके लिए कह दिया है 1 के लिए। अब सी और डी में से जवाब होगा, सोचें। क्या करें, रिटेंशन कर दें? ये सॉरी, ये रिटेंशन थी, इन्वर्जन कर दें क्या, या मिक्स कर दें? ये मिक्स है, अबव भी है बिलो भी है, बस ये 2 में से जवाब देना है आपको, सी डी में से। जी इस्माइल जल्दी बोलिए, टाइम इज रनिंग आउट। द आंसर इज डी। क्यों डी है? क्योंकि जब BF3 यहाँ कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो CO बॉन्ड पहले टूट जाएगा और यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन जाएगा, फिर वाटर इक्वल फेज से अटैक कर सकता है, अबव द प्लेन भी और बिलो द प्लेन भी। इसीलिए एक तरीके से रेसिमाइजेशन टाइप वाली चीज होगी और हमारे पास डी पॉलीमर बनेगा, रैंडम पॉलीमर। समझ में आ रही है बात? जी सर। समझ गए? बेसिक मीडियम में रिटेंशन है यानी बी जवाब है, और एसिडिक मीडियम में डी जवाब है। आखिरी ये कह रहे हैं कि बताइए, वेट करें, अजान का ब्रेक। ओके, अच्छा अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसको ओपन करेंगे तो जब पॉलीमराइज होगा तो बी पॉलीमर बनेगा, क्योंकि मिथाइल की कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी। और अगर आप BF3 के साथ ट्रीट करते हैं, वाटर के साथ, BF3 और वाटर के साथ, तो डी बनेगा, क्योंकि BF3 पहले इसको कॉम्प्लेक्स करेगा, फिर यहाँ से क्लीवेज होगी, यहाँ कैटाइन बनेगा, और फिर वाटर के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अबव द प्लेन आए या बिलो द प्लेन आए। तो इसका मतलब है एक दफा मिथाइल अबव, एक दफा मिथाइल, ये इस तरह चलता रहेगा, रैंडम कोपॉलीमर। यही बात हमने यहाँ लिखी है, यानी NaOH के केस में 1 का जवाब 1 का बी है, यानी 1 इज बी, एंड इन BF3 केस 2 इज बी। आखिरी पार्ट ये कहता है कि इसके साथ साथ ये बताइए कि जो इनिशिएटर्स हैं ये NaOH और BF3, ये किस साइट पे, यानी 3 साइट्स हैं EFGH करके, सॉरी 4 साइट्स हैं, E साइड, B साइड, G साइड और साइड, किस साइड पे अटैक करेगा? तो पहले NaOH की बात कर लें। NaOH ने कहाँ अटैक करना था? सर एफ साइड side. F पे। करेगा। F साइड पे। तो बस यहाँ लिख देता हूँ मैं, NaOH किस पे करेगा? F पे करेगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात थी। NaOH किस पे करेगा? F पे अटैक करेगा। और BF3 किस पे करेगा? सर H जी साइड पे। BF3 जी बताइए। सर BF3 जी साइड पे करेगा तो कार्बोकैटायन बनेगा, और फिर वाटर जो है वो H साइड पे हाँ करेगा। नहीं तो हाँ, तो इसलिए खाली BF3 किस पे करेगा, इसलिए मैंने लफ्ज BF3 लिखा है। वो किस पे करेगा? जी पे। जी पे करेगा। यानी ये जो H है उसका भी ताल्लुक ही नहीं है। जो आप यकीनन सही कह रही हैं कि बाद में वाटर उधर ही करेगा, वो तो बात की कहानी है। तो बस ये F और G का जवाब है। यानी हाइड्रोक्साइड इस कार्बन पे अटैक करेगा और BF3 ऑक्सीजन BF3 पे अटैक करेगा। ठीक है, ये इसकी साइट्स हैं। ये क्वेश्चन ये था असल में। दोबारा पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि इन एडिशन सिलेक्ट अमंग EFGH द साइट वेयर द इनिशिएटर रिएक्ट्स ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ 1 and 2। हैव यू गॉट इट? सही है जी स्टूडेंट्स? यस सर। देखिए ई तो इंतहाई फजूल है, ई पे तो कभी रिएक्ट होगा ही नहीं। ये तो मतलब इनर्ट कह लें आप इसको, ऑलमोस्ट। ठीक है, एफ रिएक्टिव है, और एच पे भी नहीं होगा उस वक्त तक जब तक जी एक्टिवेट ना हो जाए पहले थ्रू दी लुईस एसिड। ठीक है, so that's all for this particular question. I hope you enjoyed this session. Next time we will meet with some more questions. Allah Hafiz.